चलो ये टॉपिक है आपका एक्चुअल ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तक जो टॉपिक आपने पढ़ा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्चुअल ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। इन तीनों चीज़ों को बेटा थोड़ा डीपली समझना। देखो ये टॉपिक तो ठीक है, समझ में आ जाता है, इन दोनों को बहुत क्लियर आप लोगों ने समझना है। होता क्या है, आप सपोज करो एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो एक सर्किट के, यानी कि एक आप सिंपल सी नेटवर्क प्रॉब्लम स्टडी करते हो। ये की है, एक ये बैटरी लगी हुई है आपके पास और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कुछ क्या मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये मैंने बैटरी लगा रखी है यहाँ पर, ये बैटरी लगा रखी है, सपोज मैं आपको एक सेल दे देता हूँ और उस सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, वो सेल आपका 1.5 वोल्ट का है। बुझोगे, अगर मैं इस ईएमएफ को मेजर करूँ तो मैंने इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया। अभी ये सेल अलग से है, कहीं जोड़ा नहीं हुआ आपको, आपने इसमें एक वोल्टमीटर लगा दिया, तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, बोलो कितनी होगी? 1.5 वोल्ट। बेटा जितना सेल का ईएमएफ है वही तो उसका रीडिंग होगा, तो 1.5 वोल्ट इस सेल का ईएमएफ, वोल्टमीटर की रीडिंग 1.5 वोल्ट। लेकिन अगर मैं इसी सेल को यहाँ जोड़ दूँ सर्किट में और की को ऑन कर दूँ, ठीक है ना, और अब मैं यहाँ वोल्टमीटर जोड़ूँ आपके लिए, तो अब इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? सेल वही है, बदला तो नहीं मैंने, तो क्या रीडिंग बदल जाएगी? बदल जाएगी। क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी बैटरी है, आपके पास सेल है, आपने क्या किया, इसको यूज किया चाहे यूज नहीं किया, सप्लाई तो उसने 1.5 ही देनी है ना, सप्लाई 1.5 देनी है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो ये रीडिंग सेम नहीं आती, आइडियली अगर हम सोचें तो ये रीडिंग सेम आती है। ओके, सेल वही है, वोल्टमीटर वही है, तो आपको जो रीडिंग मिलने वाली है अब भी वही मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही आप इसे यूज करते हो सर्किट के अंदर और की ऑन कर दिया तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो गया, तो अब इस सेल की जो रीडिंग है ना, जो रीडिंग है इस वोल्टमीटर की, वो बदल जाती है। बदल क्यों जाती है, उसका कारण है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना बातों को, जब आप सेल को सर्किट के अंदर यूज नहीं कर रहे हो तो उस वक्त जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो एक्चुअल ईएमएफ है। जब आप सेल को यूज कर रहे हो उस वक्त जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों ही वोल्टेज हैं, दोनों ही वोल्टेज हैं, दोनों का एसआई यूनिट वोल्ट है। लेकिन अब से पहले, आज के लेक्चर से पहले आपने इन दोनों को एक ही सिंगल टर्म में पढ़ा है, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हम इन दोनों को बिल्कुल अलग तरीके से सोचेंगे। जब आप सेल को सर्किट के अंदर यूज नहीं कर रहे हो उस वक्त वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल हमें देगा वो एक्चुअल ईएमएफ कहलाता है। जब आप सेल को यूज कर रहे हो उस वक्त जो वो मैक्सिमम पोटेंशियल आपको देगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल ईएमएफ से कम रहता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक्चुअल ईएमएफ से कम क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है। अब ये कैसे रोल प्ले करता है इसको भी आप एक साथ समझ लो। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो इसे, तो एक्चुअल ईएमएफ की डेफिनेशन होगी द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल in an open circuit. Open circuit means when no current is drawn from it. Terminal potential difference की definition है the maximum potential difference between the two electrode of a cell in a closed circuit. In a closed circuit का मतलब है when some current is passing through the circuit. Terminal potential difference actual EMF से कम होता है। क्यों कम होता है इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है।
अभी इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कम कैसे कर देता है? आप इसको दो तरीके से समझो, एक टेक्निकल वे से समझिए और दूसरा पहले इसे जनरल वे से समझिए। हम अपनी एक रूटीन लाइफ की बात करते हैं बेटा। सपोज कीजिए आप और आपका फ्रेंड जो है कोई ट्रेडिंग करते हो, कोई काम कर रहे हो आपस में, आपको आपके दोस्त तक कुछ पैसे पहुंचाने हैं, लेट इट विल बी 1 लाख रुपये, आपको 1 लाख रुपये आपके दोस्त तक पहुंचाने हैं, जुटोगे? अभी आपने वहां तक पैसे नहीं पहुंचाए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? अब आपको आपके दोस्त के पास पैसे पहुंचाने हैं, तो कितने जाने चाहिए उनके पास? 1 लाख जाने चाहिए। आप एक मीडिएटर के थ्रू पैसों को वहां तक भिजवाते हैं। अब मीडिएटर क्या करता है, बीच में अपना कुछ कमीशन अपने पास रख लेता है, डिजिटल। तो क्या आपके दोस्त के पास पूरा पैसा पहुंचेगा? आंसर है कुछ पैसा कम पहुंचेगा। तो वो जो मीडिएटर है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो मूव कर रहा है, जो पैसा मूव कर रहा है ना, जो मनी है, वो करंट है, डिजिटल। एक्चुअल ईएमएफ जो भेज रहा है, टर्मिनल जो पहुंच रहा है, एम आई क्लियर? तो एक्चुअल ईएमएफ जब आपने सर्किट में सेल को जोड़ा, उसने सप्लाई शुरू कर दी, पैसा यानी कि करंट स्टार्ट कर दिया सर्किट में। जैसे ही करंट स्टार्ट हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस ने अपना रोल प्ले किया और इसने अपना कुछ हिस्सा वहां से विड्रॉ कर दिया, और जो बचा हुआ पार्ट है वो किसके पास पहुंच गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। इज इट ओके? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को तो ये फील होगा ना कि वहां से चला इतना ही था, एम आई क्लियर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले, उसके बाद जो पहुंचेगा उसको तो यही फील होगा ना, भाई यही चीज चली थी। अब मान लो इस सर्किट में कुछ और नहीं होता तो सब कुछ इसके पास पहुंचना चाहिए था, एम आई क्लियर है? तो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉलर देन द एक्चुअल ईएमएफ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आप इसे सोचिए एक और तरीके से, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। सपोज करो ये दो रेजिस्टेंस है बेटा, ये सेल है, इसका ईएमएफ ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल के साथ सीरीज में कंसीडर होता है। आप इसको यहां पर दिखा रहे हो, इट मीन्स यू आर जस्ट इंडिकेटिंग ए रेजिस्टेंस स्मॉल आर हियर। आप इसको स्मॉल आर को यहां पे दिखा सकते हो, इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन ऐसे हुआ जैसे यहाँ दो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर काम कर रहे हैं, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर। दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, ईएमएफ ई है। तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट है? क्या बता सकते हो कितना करंट यहाँ पास होने वाला है? बोलो बेटा, करंट की वैल्यू बताओ। एक बड़ा सिंपल सा नेटवर्क है आपके पास, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। करंट की क्या डेफिनेशन होती है? आई इक्वल टू बी अपॉन आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वी कितना लगा हुआ इसमें? ई के बराबर, तो ई और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बताओ बेटा? आर प्लस आर। तो इतना करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, आई करंट हो गया। तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज ढूंढना पड़े तो कितना होगा? मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूं। दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, दोनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज कैलकुलेट करो। क्वेश्चन कर लोगे ना? हाँ, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर करंट निकालोगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ऐसे ढूंढते हो कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ से आया। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ से आया? इन दोनों के सीरीज से। सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट सेम होता है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? आई इंटू आर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा? आई इंटू कैपिटल आर। जो आपने सप्लाई दी है V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता था ना, V इक्वल टू V1 प्लस V2, जो आपने सप्लाई दी है V इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। ये वोल्टेज इसके पास रह जाती है, ये वोल्टेज इसके पास पहुंच जाती है। अगर ये ना होता तो ये सारी की सारी वोल्टेज इसके पास पहुंचती। जुटोगे? तो जैसे ही आपने इसे सर्किट में जोड़ा, सर्किट में जोड़ने का मतलब है जैसे आपने करंट को ऑन किया, और करंट ऑन होने का मतलब सीधा ये हुआ कि इतना वोल्टेज इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बाहर वाले के पास क्या पहुंचा? आई इंटू कैपिटल आर। यही है बेटा आपका टर्मिनल वोल्टेज। समझ क्लियर? तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? अपना कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लेता है।
मैं एक बार तीनों डेफिनेशन आपको बोल रहा हूँ, फिर प्रॉपर वे से आपको पूरा डेफिनेशन करवा दूंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल ईएमएफ? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल in an open circuit. Open circuit means when no current is drawn from it. Number 2, the maximum potential difference between the two electrode of the cell in a closed circuit. Closed circuit means when some current is drawn from it. What is internal resistance? The resistance offered by the electrode and electrolyte of a cell. आप सभी एक सेल के कॉन्फ़िगरेशन को समझते हो ना बेटा? सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? यू नो, सेल में क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और बीच में थोड़ा सा केमिकल। अभी कुछ देर के बाद 2 मिनट के बाद आपसे कुछ बातें करूंगा मैं आपसे, ठीक है? तो ये सेल होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और केमिकल होते हैं, तो सब मिलकर जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज सेड टू बी इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 3-4 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, concentration and nature of the electrolyte. Number 2, temperature of the electrolyte. Number 3, distance between the electrodes. इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कितनी दूर रखे हुए हैं. Number 4, area of the electrode immersed in the electrolyte. कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना एरिया इलेक्ट्रोड का आपने डिप कर रखा है. इलेक्ट्रोड कम डिप हुए हैं, ज़्यादा डिप हुए हैं, ये सारी बातें हैं. Am I clear? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं बेटा. सबसे पहली स्टेटमेंट लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस. नंबर 1, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल. The internal resistance of primary cell is greater than the internal resistance of secondary cell. Greater than the internal resistance of secondary cell. Number 2, the internal resistance of a cell increases with the use. The internal resistance of a cell increases with the use. Okay? यहाँ तो कोई डाउट बेटा? The internal resistance of the cell increases with the use. Now next heading डालिए, expression for internal resistance. Expression for internal resistance. Internal resistance का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है बेटा. स्मॉल आर का डेरिवेशन निकालना है आपको. एक सर्किट बना लीजिए बिल्कुल उसी तरीके से. मान लीजिए ये एक सर्किट है जिसके अंदर आपने एक रेजिस्टेंस R जोड़ा हुआ है. दिस R इज कनेक्टेड विद अ सेल, और एक की भी यूज कर लीजिए बेटा. एक की है आपके पास की. ये रेजिस्टेंस हो गया R, और यहाँ आपने एक वोल्टमीटर लगा रखा है. यू आर यूजिंग अ वोल्टमीटर. ये सेल है जिसका अपना EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. और अभी हमने पढ़ा है बेटा कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में काउंट होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑलवेज कंसीडर इन सीरीज. ओके, आप चाहो तो इस R को ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं. इट्स योर ऑन चॉइस कि आप जैसे चाहो वैसे कर लीजिए. फिलहाल मैं इसे शो नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ. ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? पर आपके माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि भाई हमने कब इसको कैसे यूज किया. चलिए पहली लाइन लिखिए बेटा. व्हेन की इज ऑफ, व्हेन
की इज ऑफ, की ऑफ होगा, बताओ भाई रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर कितनी होगी, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ई के बराबर होगी, तो लिखिए रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू ई, की ऑफ है तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज ई, जब की ऑफ है तो वोल्टमीटर का रीडिंग ई के बराबर है। इक्वेशन 1 बना लो बेटा इसे, व्हेन की इज ऑन, व्हेन की इज ऑन, की ऑन है तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा बोलो, इक्वल टू वी, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर वी के बराबर होगा, कोई डाउट, क्लियर है ना सबको ये बात। अब अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट कितना करंट होगा भाई, बोलो बेटा करंट इन द सर्किट कितना होगा, किसी भी सर्किट के अंदर करंट उसके एक्चुअल ईएमएफ की वजह से ही होता है हमेशा, रिमेंबर इट। तो I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल r, ये सर्किट के अंदर करंट है, कोई डाउट, एंड वी आल्सो नो, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा V इक्वल टू किसके होगा, E माइनस आई इंटू आर, या फिर आप V इक्वल टू आई इंटू आर भी लिख सकते हो ना भाई, बोलो कैन यू राइट इट, दोनों इक्वेशन याद है ना आपको, जब आपने अभी लिखा था कुछ देर पहले कि जो E होता है वो I इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर होता है, ठीक है ना, तो इस आई आर को इधर ले आओ तो E माइनस आई आर इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर हो गया, तो यही तो V था, अब जब ये V है तो ये भी V के बराबर है, am I clear? तो V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, इतनी बात क्लियर हो गई। हमने बेसिकली स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है बेटा, अब क्या करो आई की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, आई की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, और स्मॉल आर को एक तरफ कर दो, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जुटोगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, आई आप क्या करो आई आप पुट कर दीजिए, मैं इधर कर रहा हूँ, सो V इक्वल टू आई की वैल्यू हो गई E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, V इंटू आर प्लस आर इक्वल टू E इंटू आर, तो R प्लस आर इक्वल टू हो गया E बाय V इंटू आर, तो स्मॉल r निकालना है आपको, तो E बाय V इंटू आर माइनस आर कॉमन ले लो, तो E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये आपका डेरिवेशन आ गया स्मॉल r के लिए, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर। अगर मैं ये कहूं कि इफ I इज 0, थोड़ी देर के लिए सोचिए, वही बात पुरानी बात दोबारा बोल रहा हूं, अगर सर्किट में करंट 0 हो जाए तो आप इसे इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखो, पुट इन इक्वेशन 4, ये 4 नंबर डाला हुआ था ना आपने, पुट इन 4, पुट इन 4, तो विल ऑब्जर्व V इक्वल टू E के बराबर आ गया, V किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। ये बिल्कुल वही बात इंडिकेट कर रहा है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होता तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल ईएमएफ के बराबर होता है। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आया है, क्या एक्चुअल ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर हो सकता है कभी, तो आंसर है यस, कब, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो नोट कर ले इसे, इफ I इक्वल टू 0 तो V इक्वल टू E मीन्स एक्चुअल EMF इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अदरवाइज अगर आप यहां से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि V की वैल्यू E से कम है, अदरवाइज V इज स्मॉलर देन E,
V जो है वो E से छोटा होता है। तो आपके सामने ये कुछ इक्वेशंस आ गई है बेटा। अब हमारे लिए जो इक्वेशन इंपॉर्टेंस रख रही है वो है V इक्वल टू E माइनस आई आर, स्मॉल r इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, V इज आल्सो इक्वल टू I इंटू R। ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हमारे सामने आ गई है। फॉर्मूलेट V की वैल्यू E के बराबर हो सकती है, V E से कम हो सकता है। एक क्वेश्चन अभी बाकी है, क्या V E से बड़ा भी हो सकता है? इसके बारे में हम कुछ देर के बाद बात करेंगे। फिलहाल एक ग्राफ यहां से ड्रॉ करें V और I के बीच में। अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो यहाँ V वर्सेस I के बीच में, देखो इस बात ध्यान रखना बेटा, यहां V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। एक ग्राफ आपने I V के बीच में ओम्स लॉ वाला पढ़ा था, ये वो ग्राफ नहीं है, ये V और I के बीच में ग्राफ है बेटा। ये V यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब यहां से देखो, आप ग्राफ पर कुछ पॉइंट ड्रॉ करते हैं और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये एक्सिस I एक्सिस है। अगर मैं ये कहता हूं कि I 0 है, I 0 है, तो V की वैल्यू किसके बराबर है? E के बराबर। इस ग्राफ के अंदर I 0 कहाँ होगा? यहाँ होगा। जब I 0 है तो V एक्सिस पर जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसे हम E कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? E बोल रहे हैं। इज इट ओके? बात क्लियर? एक पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट, अगर मैं ये कहूं इफ V 0, अगर मैं आपको ये बोलूं बेटा V 0 है, इस इक्वेशन को पुट करो, जो सबसे पहली इक्वेशन प्रॉपर आपको नजर आ रही है, तो क्या नजर आएगा आपको? E इक्वल टू आई आर। सो I किसके बराबर हो गया? E बाय R के बराबर। कुछ देर पहले आपने I की एक इक्वेशन पढ़ी थी, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला, ये बड़ा, ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी है। और क्या इससे बड़ी वैल्यू मिल सकती है किसी सर्किट की? नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके बाद तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की प्रेजेंस होगी और वो करंट को रिड्यूस करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब ये जो करंट है ना, ये मैक्सिमम करंट है। तो किसी भी सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम करंट हो सकता है वो E अपॉन स्मॉल r के बराबर हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखो V 0 है, तो उस वक्त यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो I मैक्सिमम को इंडिकेट कर रहा होगा बेटा, जिसकी वैल्यू E बाय R के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू E बाय R। बाकी सारी वैल्यू इन बिटवीन आपको मिलती रहेगी। इन पॉइंट को मिला दीजिए, ये आपका ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन V एंड I इन केस ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बना लीजिए बेटा इसमें। अब क्वेश्चन कैसे आता है? आपको एक ग्राफ बनाकर दिया जाएगा। सपोज करो ये ग्राफ दे दिया मैंने आपसे, ग्राफ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी। नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। यहाँ कह दिया भाई ये 2 वोल्ट है, यहाँ उसने कहा आपको कि लैटिट्यूड विल बी 3 एम्पियर। आपसे 2-3 बातें पूछ सकता है एग्जामिनर। पहले कि सेल का एक्चुअली एमएफ बताओ कितना होगा, सर्किट के अंदर कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है ये जनरेट करके देखिए आप। तीसरा ये पूछ सकता है स्मॉल r की वैल्यू बताओ, सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए कैसे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार आ चुका है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखो V एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, V एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमेशा E को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब एक आंसर तो ये होगा, E की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। सीधी बात। I एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो I मैक्सिमम को इंडिकेट करेगा। तो इस केस में I मैक्सिमम आपका 3 एम्पियर हो गया, E की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, I मैक्सिमम हो गया बेटा आपका 3 एम्पियर। अब बड़े आराम से स्मॉल r निकाल सकते हो, ये रिलेशन आपके सामने रहा। तो आप यहां से देखोगे तो R इक्वल टू E अपॉन
अपॉन आई मैक्सिमम हो गया, ई अपॉन आई मैक्सिमम हो गया। तो आपका आंसर आ गया 2/3 ओम, ये स्मॉल आर की वैल्यू। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन से आप वेरियस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्जिंग ऑफ ए सेल से क्या मतलब है, इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा ढंग से समझना बेटा। चार्जिंग ऑफ ए सेल को तो आप मुझे एक बात बताओ सभी, मैं आपको कहता हूं मेरे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसकी ईएमएफ वैल्यू 1.5 वोल्ट। सपोज करो मैं इसके साथ एक और सेल जोड़ देता हूं ऐसे, इसकी वैल्यू भी 1.5 वोल्ट है। हालांकि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा आपसे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, इसके तुरंत बाद वही टॉपिक आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी बातें जो आपको जनरल वे में पता होती हैं उन्हीं के बारे में बात करता हूं। आपको दो सेल ऐसे जोड़ के दे दिए जाए तो इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा। पहला केस, अगर आप सेल को ऐसे कनेक्ट कर दें तो इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाओगे। सपोज करो मैं आपको एक रिमोट देता हूं, उस रिमोट के अंदर दो सेल लगते हैं बेटा, टॉर्च भी देखे होंगे आपने, उसमें भी दो सेल लगते हैं। क्या आपने उन सेल को कभी कनेक्ट होते हुए ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया हो, ये आपका ड्राई सेल है, क्या आप उन सेल को ऐसे कनेक्ट करते हो या फिर आप उन सेल को ऐसे कनेक्ट करते हो। बोले कौन सा केस है जो आप वहां पर यूज करते हो। फर्स्ट वाला ये यूज करते हो। अगर आप सेल उल्टे जोड़ दो, आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करूं मैं, सेल को उल्टे जोड़ देते तो क्या रिमोट या आपका टॉर्च काम करता है? नहीं करता। लेकिन सेल को अगर ऐसे जोड़ दे तो फिर वो काम करने लगता है। क्या हुआ होगा, सेल को उल्टा जोड़ने से ऐसा क्या होगा कि वो रिमोट में काम करना बंद कर दिया। बेसिकली जब आप दो सेल को उल्टा जोड़ते हो, ऐसे ऐसे जोड़ते हो, तो ये एक दूसरे के ईएमएफ को कैंसिल आउट कर देते हैं और सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहता। और जब मेंटेन नहीं रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस तो वो सर्किट काम नहीं करेगा। जबकि अगर ऐसे जोड़ते हो तो इनके ईएमएफ ऐड होते चले जाते हैं, तो सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है और सर्किट के अंदर करंट या चार्ज का फ्लो बना रहता है। बिल्कुल चीज यहीं पर है। दो सेल अगर आप इस तरीके से जोड़ते हो तो इनका ईएमएफ आपस में ऐड हो जाता है। ये 3 वोल्ट की तरह काम करेगा, जबकि यहाँ ईएमएफ कितना काम करेगा, 0 वोल्ट की तरह काम करेगा। ये बात सबको क्लियर है। अब जो चार्जिंग होती है, चार्जिंग, आप हम सभी रूटीन में अपना चार्जर, अपना मोबाइल चार्ज यूज करते हैं चार्जर से। आप में से एक आधा स्टूडेंट ऐसा जरूर होता है जिसका हमेशा बचपन से शौक होता है, थोड़ा टेक्निकल हैंड होता है उसका, वो इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स के साथ खेलता रहता है, कूदता रहता है। आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया, किसी ने भी आपने ऑब्जर्व किया हो, जब हम चार्जर यूज करते हैं सर्किट के अंदर तो कैसे टर्मिनल कनेक्ट किए जाते हैं चार्जर के। एक चार्जर है, एक चार्जर है। तो जब भी आप किसी सेल को चार्ज करते हो तो सेल का जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो चार्जर के पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। चार्जिंग ऑफ ए सेल के दौरान जिस भी सेल को चार्ज किया जाता है उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल चार्जर के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है। अगर कभी आगे मौका मिले आप लोगों को बेटा इस बात को देखना, हमारे घरों में कई बार क्या होता है, हमारी कार खराब हो जाती है, वो स्टार्ट नहीं होती, तो मिस्त्री आता है उसकी बैटरी को चार्ज करता है। वो लाल टर्मिनल को लाल से जोड़ देता है, काले को काले से जोड़ देता है और वो चार्ज हो जाता है। ये चीज़ तो बहुत कॉमन देखी होगी आप सब। तो चार्जिंग के दौरान सेम टाइप के टर्मिनल होते हैं और जब सेम टाइप के टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं तो आप ये सोचो जैसे दो सेल उल्टे कनेक्ट हो गए। दो सेल क्या हो गए, उल्टे कनेक्ट हो गए। तो ये सेल है बेटा, इसका ईएमएफ मैं ई मान लेता हूं और इसका ईएमएफ ई डैश मान लेता हूं। ठीक है, दो सेल उल्टे हैं और चार्जर का ईएमएफ हमेशा बढ़ा रखा जाता है जिस सेल को चार्ज करना उसके कंपेरिजन। तो अब मुझे बताओ यहाँ नेट ईएमएफ कितना काम करेगा बेटा।
दो सेल उल्टे कनेक्ट है, नेट ईएमएफ कितना काम करेगा? दोनों के डिफरेंस के बराबर। यानी कि यहाँ जो नेट ईएमएफ काम करने वाला है, नेट ईएमएफ वो काम करेगा ई डैश माइनस ई, ई डैश माइनस ई। सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, चार्जर का भी होता है, लेकिन हम चार्जर के रेजिस्टेंस को यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। दूसरा, आमतौर पर क्या होता है कि जब भी हम किसी सेल को चार्ज करते हैं तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी जोड़ते हैं, कैपिटल आर। क्वेश्चन ये उठता है कि ये रेजिस्टेंस क्यों जोड़ा जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस? बोलिए बेटा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट? एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? क्या काम होता है रेजिस्टेंस का? करंट को कंट्रोल करना। तो यही पर्पज है बेटा इसका, रेजिस्टेंस का सर्किट में लगाने का। ये क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड एग्जाम में कि भाई चार्जिंग सर्किट के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों जोड़ा गया? जस्ट टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, इज इट ओके? ताकि सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा करंट ना हो, इसलिए हम सीरीज के अंदर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आइए, हमने करंट ढूंढना है इस सर्किट के अंदर। अब मुझे ये बताओ, इस सर्किट के अंदर करंट कौन से सेल की वजह से होगा, या कितने ईएमएफ की वजह से होगा? ई डैश की वजह से, ई की वजह से, या ई डैश माइनस ई की वजह से? यस प्लीज। करंट कौन बनाएगा इस सर्किट में? नेट ईएमएफ। करंट हमेशा नेट ईएमएफ की वजह से होगा। अगर आपके 10 सेल जुड़े हैं तो 10 सेल मिलकर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो नेट करंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ भी दो ईएमएफ लगे हुए हैं, ई डैश और ई। तो जो करंट है वो ई डैश माइनस ई की वजह से होगा। और करंट की डेफिनेशन सिंपल ओम्स लॉ है, V = IR, I = VM/R। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा बताओगे आप मुझे? नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का? कितने रेजिस्टेंस है इस सर्किट के अंदर बोलो? दो है, एक स्मॉल आर ये और एक कैपिटल आर ये, दोनों सीरीज में। अभी बताया था आपको रेजिस्टेंस जो है सेल का वो हमेशा सीरीज में काउंट होता है सेल के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बोलो? आर प्लस स्मॉल आर। तो करंट कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में सेट कर लो बेटा। किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट है वो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस से होगा। बोले यहाँ तक बात क्लियर? इसे नोट कर लो, फिर आगे करवाता हूँ। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन बनाओ, आप करंट की डायरेक्शन बनाओ, क्या होगा? देखो, दो सेल है, दो करंट बन रहे होंगे, सीधी बात है। कुछ करंट ये भी बनाने की कोशिश करेगा, कुछ करंट ये भी। ज़्यादा करंट किसकी वजह से होगा? बड़े वाले सेल की वजह से, ठीक है। बहुत मोटे शब्दों में समझो आप कि ये सोचो कि दो चीज़ें चल रही हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। जो ताकतवर हो गया, जो ज़्यादा हो गया, वो अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा ना सब कुछ। तो ऐसे ही यहाँ जो करंट है ना वो बड़े वाले सेल के हिसाब से होगा किसी भी सर्किट के अंदर। ये बात भी आज आपको बहुत मोटे शब्दों में समझो, बहुत टेक्निकल कुछ नहीं है, वो सीधे शब्दों में समझो। किसी भी सर्किट के अंदर करंट जो उस सर्किट के अंदर बड़ा सेल होता है ना उसकी वजह से होता है, या उसी के हिसाब से होता है। तो इस सर्किट के अंदर करंट इस तरीके से फ्लो होगा। ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट। डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट। अब जरा आप इस करंट की डायरेक्शन को एक नॉर्मल सर्किट की डायरेक्शन के साथ कंपेयर करोगे। एक सेल है, एक रेजिस्टेंस आर है, एक की है। आमतौर पे आपका सेल का जो सर्किट होता है वो ये होता है, ठीक है ना। चार्जर तो एक अलग से कंपोनेंट है जो हमने सेल को चार्ज करने के लिए यूज किया है। अगर मैं आपसे कहूँ इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन बनाओ तो पता है ना आप सबको, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर जाकर खत्म होता है। तो ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पर जाकर खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसके लिए V की इक्वेशन बनाओ तो V किसके बराबर होगा? E - IR। ये होगा। आप जरा इन दोनों सर्किट्स को कंपेयर करो, दोनों सर्किट को कंपेयर करो।
और करंट की डायरेक्शन को देखने की कोशिश करोगे, क्या एक जैसी नजर आ रही है? एक जैसी नजर आ रही है? बिल्कुल नजर नहीं आ रही है एक जैसी, दोनों अपोजिट है। जब आप किसी सेल से करंट लेते हो ना ऐसे ये, तो इसका मतलब सेल इज गोइंग टू डिस्चार्ज, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। लेकिन जब चार्ज हो रहा है यानी कि ये, इसमें करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, तो इसके लिए अगर मैं V की इक्वेशन बनाऊंगा तो V इक्वल टू बनेगा E माइनस ऑफ माइनस आई इंटू आर। अभी बताता हूं इसका मतलब समझेंगे आपको। ये माइनस क्यों आया बताओगे मुझे? समझ में आ रहा है कुछ? मोटे तौर पर सोचो आप, समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि इसकी डायरेक्शन, इस करंट, इस सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो इससे अपोजिट है। तो इसका जो इक्वेशन बना वो बना V इक्वल टू E प्लस आई आर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सेल। और अगर आप इस वैल्यू को देखो तो इस केस में V ग्रेटर देन E आ रहा है। V क्या आ रहा है? ग्रेटर देन E आ रहा है। V ग्रेटर देन E। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं छोटी फॉर्म में कि क्या कभी V E से बड़ा हो सकता है? तो आंसर है यस, इट कैन बी। मैं अपनी बातों को बेटा एक बार समराइज करूँ, फिर आपको लिखवा देता हूँ, आपको टाइम भी देता हूँ। ये देखो एक चार्जिंग है, चार्जिंग के केस में V की वैल्यू E से कम होती है। सर्किट में अगर करंट नहीं है तो V की वैल्यू E के बराबर होती है। सो ये डिस्चार्जिंग था, ये डिस्चार्जिंग था। और चार्जिंग के केस में V की वैल्यू E से बड़ी होती है। करंट आमतौर पर नेगेटिव नहीं होता, ये आप सभी, हम सभी जानते हैं बेटा, करंट कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन करंट के साथ ले रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि करंट की डायरेक्शन वो नहीं है जो सर्किट में होनी चाहिए, यानी कि उसके अपोजिट है। तो व्हेनेवर करंट के साथ आपको नेगेटिव साइन मिले तो इसका मतलब सिंपली ये होगा कि वहाँ जो करंट की डायरेक्शन हमने सर्किट में शो की है वो वैसी ना होकर उससे अपोजिट होनी चाहिए थी। एम आई क्लियर? यानी कि इस सेल के हिसाब से करंट जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन बन ऐसे रहा है, इसीलिए हमने उसे माइनस किया। एवरीबॉडी सेटिस्फाइड? इसे नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। लिखिए बेटा सभी क्वेश्चन। A 10 volt battery, a 10 volt battery of negligible internal resistance is charged by a 200 volt DC supply, charged by a 200 DC volt supply, full stop. If resistance in the charging circuit is 38 ohm, resistance in the charging circuit is 38 ohm, what is the value of charging current? तो आप इसका सर्किट बनाओ पहले। तो आप देखो आगे इस क्वेश्चन में तो इसकी खासी जरूरत है भी नहीं, फिर भी सोचिए, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट दे रखा है, इसको एक चार्जर से कनेक्ट किया है। ये चार्जर है जो कि 200 वोल्ट का है, E डैश। और जैसे ही चार्जर दिया तो इसका सीधा मतलब है कि आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है, और साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है सर्किट के अंदर 38 ओम, कैपिटल आर। और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल दे रखा है, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, इस बार आपने सेल के रेजिस्टेंस को नहीं लेना है, तो करंट निकाल दो। I इक्वल टू नेट ईएमएफ E डैश माइनस E
अपॉन नेट रेजिस्टेंस आर प्लस कैपिटल आर, 200 माइनस 10 अपॉन 0 प्लस 38, 190 अपॉन 38, 5 एम्पियर। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। दिस विल बी द आंसर फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा मैंने बोर्ड पे बना दिया। इस क्वेश्चन के अंदर, हालांकि ये क्वेश्चन ना बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से रिलेटेड है। इस टॉपिक को हम लोग बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लेकिन फिर भी इसको अभी यहाँ से सोचिए आप, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने इस वोल्टमीटर V1 और इस वोल्टमीटर V2 इन दोनों की रीडिंग बतानी है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ V1 एंड V2, ये आपका क्वेश्चन। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हुए इसका। कितने सेल जुड़े हुए हैं यहाँ पर? 3 सेल। कोई सेल उल्टा भी जुड़ा हुआ है, 1 सेल उल्टा जुड़ा हुआ है, 2 सेल सीधे जुड़े हुए हैं। जो सेल सीधे जुड़े हुए हैं उनका EMF ऐड हो जाएगा और जो उल्टा जुड़ा हुआ है उसका EMF कम हो जाएगा। तो टोटल EMF कितना होगा इस सर्किट के अंदर? करंट निकालना बेटा, तो बोलो टोटल EMF कितना होगा? 2 सेल तो सीधे जुड़े हुए हैं, उनका EMF जोड़ दिया, एक उल्टा जुड़ा हुआ है उसका EMF सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, बोलो कितने रेजिस्टेंस है इस सर्किट के अंदर? 4, 1 2 3 4, चारों को जोड़ दो, चारों सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R प्लस कैपिटल R। अगर करंट की वैल्यू निकालने की बात आई तो ये करंट होगा बेटा इसके अंदर 3R प्लस कैपिटल R। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बोलो इतनी बात क्लियर? नाउ द सेकंड पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अब करंट की डायरेक्शन बोलो, अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी बड़े वाले सेल के हिसाब से? बड़ा सेल कौन सा है? ये दोनों मिलकर एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से ये अपने आप में एक बैटरी बन गई, ये बड़ा सेल होगा। तो करंट इसकी वजह से होगा, क्योंकि ज़्यादा करंट तो इन दोनों की वजह से मिलने वाला है। तो करंट की डायरेक्शन इसके हिसाब से लगेगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी लाइक दिस। एरो लगा दिया आपने, ठीक है। अब बोलो V1 के लिए सोचो भाई, पहले सोचो ये वाला जो सेल है आपका, ये वाला सेल, ये चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है? बोले चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर निकले इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ जो इक्वेशन लगेगी V1 इक्वल टू, सारी इंफॉर्मेशन इसी सेल की लेनी है आपने। EMF इसका E माइनस सर्किट के अंदर करंट सेम है इंटू R, ये बेटा इसकी इक्वेशन बनेगी V1 इक्वल टू E माइनस IR, यानी कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग इतनी आई। आप इसको सोचिए, इसमें क्या हो रहा है? देखना जरा, चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है? करंट की डायरेक्शन देखो आप, इसके पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज है। अगर ये चार्ज है तो इसकी जो इक्वेशन आएगी V2 टू E प्लस I। तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग ज़्यादा और इस वोल्टमीटर की रीडिंग कम आएगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना कि इनमें से कौन सा वोल्टमीटर मुझे ज़्यादा रीडिंग देगा? क्या दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग सेम आएगी? V1 ग्रेटर देन V2, V1 लेस देन V2, V1 इक्वल टू V2। कांट से 4 ऑप्शन हो गए, बन गया MCQ आपका। हमें क्लियर? बोले समझ में आ रहा है सबको? देख लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, पूरे डायरेक्शंस ऑफ एरो को ये